हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका जो टॉपिक है हमारा आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चक्रीय प्रभाव का अर्थ या मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है, क्या होता है सर्कुलर फ्लो, चलो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर घर, परिवार, उत्पादक फर्मों के बीच पैसे, आय और वस्तुओं का लगातार चलने वाला आदान प्रदान। यह प्रभाव न तो शुरू होता है और न ही समाप्त होता है। इसका कोई आरंभ या अंत बिंदु नहीं होता। यह एक निरंतर दोहराने वाला चक्कर है, एक ऐसे पहिए की तरह है जो लगातार घूमता है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि सबसे पहले तो इसके अंदर विभिन्न क्षेत्र आती हैं। कौन कौन से क्षेत्र आती हैं? एक तो होता है हाउस होल्ड, उत्पादक फर्में, जो क्या करती हैं, जो आय, वस्तुओं और सेवाओं का लगातार आदान प्रदान करती है, यानी कि एक दूसरे को देते हैं या लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ये क्या कह रहा है कि जो हाउस होल्ड और उत्पादक हैं, इन दोनों का क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है। यह प्रभाव न तो शुरू होता और न ही समाप्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि न तो ये शुरू होता है न ये ख़त्म होता है, एक सर्कल की तरह होता है। इसीलिए इसे चक्रीय प्रभाव कहते हैं। एक चक्कर बन रहा है ये, इसीलिए ये क्या कहते हैं, चक्रीय प्रभाव बोला जाता है। इसका ना ही तो कोई शुरू का कोई पॉइंट है और ना ही कोई इसका अंतिम बिंदु है। तो ये एक दोहराने वाला चक्कर है, एक पहिए की तरह घूमता है। तो एक पहिए की तरह ये चक्कर है और पहिए की तरह ये घूमता है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया हमें आगे कि इसमें क्या होता है कि उत्पादन, सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन करने के बाद उत्पादन के जो फैक्टर हैं इसके अंदर, उत्पादन से क्या मिलेगी, आय मिलेगी, और आय को क्या कर देंगे, फिर वो खर्च कर देंगे। तो इसी तरीके से ये क्या है, हमारा चक्कर चलता रहता है। उत्पादन कौन करता है, फर्में करती हैं, और फर्मों के अंदर उत्पादन करने के लिए उनकी मदद कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं। तो हाउस होल्ड को क्या मिलती है, इनकम मिलती है, और इस इनकम को वस्तुओं और सेवाओं खरीदने पर वो खर्च कर देती हैं। इसी तरीके से ये फ्लो क्या है उनका, चलता रहता है, और इसीलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं, चक्रीय प्रवाह बोलते हैं कि ये प्रक्रिया हमेशा इससे ही चलती रहेगी। पहले उत्पादन, आय, खर्च, फिर से उत्पादन शुरू हो जाएगा, फिर से उनको आय मिलेगी, फिर से वो खर्च करेंगे, और ये प्रक्रिया है जो इसको हम बोलेंगे चक्रीय प्रभाव। अब हम देखते हैं चक्रीय प्रभाव के कारण, कॉज ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो चक्रीय प्रभाव के क्या कारण हैं? सबसे पहले चक्रीय प्रभाव क्यों होता है, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर क्या हैं, अलग अलग क्षेत्र क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो मुख्य कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला कारण कौन सा है, घर, परिवार और उत्पादकों की परस्पर निर्भरता। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो घर, परिवार और उत्पादक हैं, एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। घर परिवार श्रम, पूंजी, जमीन जैसी सेवाएं फर्मों को देती हैं और फर्में बदले में उन्हें आय या लाभ देती हैं। इसी निर्भरता से ये चक्कर चलता रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फर्में हैं वो उत्पादक पर निर्भर हैं, और उत्पादक किस पे निर्भर है, परिवार पर निर्भर है। अब घर और परिवार के पास क्या होता है, श्रम, पूंजी, जमीन। तो ये सारी चीज़ें किसको देता है, वो फर्म को देता है, और फर्म इसके बदले में उसको क्या देगी। अगर उसके पास श्रम है तो उसको वेतन मिलेगा, अगर उसके पास पूंजी है तो उसको ब्याज मिलेगा, अगर उसके पास ज़मीन है तो ज़मीन का उसको किराया मिलेगा। इसी तरीके से ये क्या है, एक निर्भरता का चक्कर आपस में चलता रहता है। पहले घर परिवार फर्म के पास जाएंगे काम करने के लिए, काम के बदले उनको आय मिलेगी, और ये चक्कर क्या है, निर्भरता का एक दूसरे के ऊपर चलने के कारण ये चक्रीय प्रभाव बनता है। आगे है आय को खर्च में बदलना। जो आय है उसको खर्च में कैसे बदलते हैं, घर परिवार जो आय पाते हैं उसी को वस्तुओं और सेवाओं खरीदने पर खर्च कर देती हैं। अब उनको जो इनकम मिली है, अब उनको कोई चीज़ खरीदनी है तो खरीदने के ऊपर वो खर्च कर देंगे, और जो खर्च है वो किसकी इनकम होती है, फर्मों की होती है। क्योंकि जैसे फर्म ने शर्ट बनाई तो इसने शर्ट खरीद ली, तो वापस से पैसा किसके पास चला गया, फर्म के पास चला गया। तो यही फर्मों को उत्पादन जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।
आगे है निरंतर उत्पादन और उपभोग। फर्में लगातार उत्पादन करती हैं और उन्हें खरीदती हैं। सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन को वो आय मिलती है और आय को वो खर्च कर देते हैं। इसी प्रकार से ये चक्कर क्या है उनका चलता रहता है। अर्थव्यवस्था में पैसा लगातार घूमता है। पैसा लगातार घूमता है, फर्म से परिवार के पास चला जाएगा, परिवार से फिर फर्म के पास पैसा आ जाएगा। ये प्रभाव कभी रुकता नहीं है और ये चलता ही रहता है। आगे है बाज़ारों का काम करना। बाज़ारों का जैसे हमारे एक होता है फैक्टर मार्केट, साधन बाज़ार, ठीक है। दूसरा होता है गुड्स मार्केट जिसमें गुड्स मिलती हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे कि लेबर मार्केट हो गई, ठीक है। तो इसमें हो गया गुड्स और सर्विस। तो इनमें भी आय और व्यय का चक्कर चलता रहता है। लेबर को हम खरीदेंगे, उससे काम करवाएंगे, उसको इनकम मिलेगी, वो गुड्स और सर्विस पर खर्च करेंगे। तो ये बाज़ार भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगे है निष्कर्ष। चक्रीय प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि आय, खर्च और उत्पादन तीनों लगातार एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था का पहिए का चक्कर जो क्या है चलता रहता है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। सबसे पहले उत्पादन करते हैं, फिर आय मिलती है, उत्पादन करने के बाद फिर हम खर्च कर देते हैं। तो तीनों एक दूसरे के एक पहिए की तरह घूमते रहते हैं। तो कारण के बाद अगला टॉपिक है हमारा चक्रीय प्रभाव के दो दृष्टिकोण। तो इसके दो दृष्टिकोण कौन से हैं? एक तो होता है वास्तविक प्रभाव, रियल फ्लो बोलते हैं जिसको, एक होता है मुद्रा प्रभाव जिसको मनी फ्लो कहते हैं। तो वास्तविक प्रभाव क्या होता है? जिसमें सिर्फ वस्तुओं को लेके चलेंगे हम। वास्तविक प्रभाव के अंदर हम पैसे को इंक्लूड नहीं करते, शामिल नहीं करते। इसके अंदर हम वस्तुओं को शामिल करेंगे, जहाँ सेवाएं जो दे रही हैं, जहाँ साधन है जो उनका आदान प्रदान होता है। तो वास्तविक प्रभाव में अर्थव्यवस्था की वस्तुएं, सेवाएं और उत्पादन के जो साधन हैं उनका आदान प्रदान होता है। कारक मतलब साधन। उसके बाद है घर परिवार श्रम, पूंजी, उद्यमिता फर्मों को प्रदान करती हैं और बदले में फर्में घर परिवार को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो हाउस होल्ड होता है वो लेबर देगा, या अपनी ज़मीन देगा, या पूंजी देगा, ठीक है, या कोई बिजनेस शुरू करेगा। तो इसके बदले में उसको ये बदले में फर्म उसको क्या दे रही है? ये सेवाएं दे रही है। फर्म उसको क्या देती है? वस्तुएं देती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं दिखाएंगे हम। वास्तविक प्रभाव में सिर्फ चीज़ों का आदान प्रदान ही होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसके अंदर चीज़ों का आदान प्रदान होगा, जैसे श्रम, जमीन, पूंजी, उद्यमिता, और फर्म बदले में क्या आदान प्रदान करेगी? वस्तुएं, ठीक है। तो ये आदान प्रदान क्या हो गया? हमारा वास्तविक प्रभाव हो गया। इसको हम सरल शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्तुएं प्लस सेवाएं प्लस उत्पादन कारकों का प्रभाव। आगे देख लेते हैं मनी फ्लो, आय और व्यय का प्रभाव। मनी फ्लो में क्या होता है? पैसे का लेन देन होता है। इसके अंदर आय और खर्च शामिल होते हैं। अब घर परिवार ने क्या दिया था? अगर उसने लेबर का काम किया तो उसको वेतन दे देंगे। तो वेतन क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। लेबर क्या होगी? हमारी वास्तविक प्रवाह हो गया। किराया, अगर उसने ज़मीन दी है तो उसने क्या मिलेगा? उसको किराया मिलेगा। तो ज़मीन क्या होगी? हमारी वास्तविक प्रभाव हो गया, और किराया क्या होगा? हमारा मुद्रा प्रभाव हो गया। अगर उसने पूंजी उधार दी है तो पूंजी क्या हो गया? उसका वास्तविक प्रभाव हो गया, लेकिन ब्याज क्या हो गया? उसका मुद्रा प्रवाह हो गया। अब उसने उद्यमिता का काम किया है, कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? उद्यमिता क्या होगी? उसकी वास्तविक प्रभाव हो गया, और उसको जो लाभ मिला है वो उसका मुद्रा प्रभाव हो गया। तो यह प्रभाव है, यह आय प्रभाव है। घर परिवार इस आय को वस्तुओं और सेवाओं खरीदने पर खर्च कर देती हैं। सबसे पहले आय मिलेगी, उस आय को क्या कर देंगे? वो खर्च कर देंगे, जिसको हम व्यय भी बोलते हैं, खर्च भी बोलते हैं। तो ये पैसे का जो लेन देन है वो लगातार क्या है? चलता रहता है। आगे देखते हैं, इसमें सरल शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुद्रा प्रभाव में क्या होता है? फर्म और परिवार की आय होती है और उस आय को वो खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दोनों को मिला के क्या बन गया? हमारा मुद्रा प्रभाव बन गया है।
तो इसके अंदर हम अब बात करने वाले हैं टॉपिक 2 सेक्टर मॉडल, द चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल। तो इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही क्षेत्र लेके चलेंगे, एक तो है हमारा परिवार और दूसरा है हमारा उत्पादक क्षेत्र। तो इन दोनों का आपस में कैसे आदान प्रदान होता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घर परिवार क्षेत्र। तो घर परिवार या क्षेत्र में क्या आता है कि घर परिवार से हमें क्या मिलता है, श्रम मिलता है, लेबर बोल देते हैं जिसको, पूंजी मिलती है, भूमि मिलती है, उद्यमिता मिलती है। यहाँ पे पूंजी मशीनों के लिए यूज़ किया है, कैपिटल के लिए यूज़ किया है। उत्पादन कारक सेवाएं फर्मों को देती हैं। तो ये सारी सेवाएं किसको देती हैं कि जो चारों सेवाएं हैं वो फर्म के पास जाएंगी और फर्म के पास काम करेंगी और फर्म इसको काम के बदले क्या दे देगी, आय देगी। अब अगर श्रम करके आया है तो उसको क्या मिलेगा, उसको मजदूरी मिलेगी। अगर पूंजी है तो उसको ब्याज मिल जाएगा। अगर भूमि है तो किराया मिल जाएगा। अगर उद्यमिता है तो लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर वो काम करने के लिए फर्म के पास जाती हैं तो काम के बदले फर्म क्या देती है, उनको आय प्रदान करती है। तो इस आय का उपयोग फर्में वस्तुओं और सेवाएं खरीदने पर खर्च कर देती हैं। तो वस्तुओं और सेवाएं खरीदने पर खर्च करेंगे तो पैसा वापस से किसके पास चला जाएगा, फर्मों के पास चला जाएगा। ठीक है, आगे है उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर। पूंजी घर परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए उत्पादक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाएं बनाती है। अब जो घर परिवार ने श्रम दिया, पूंजी दी, जमीन दी, उससे क्या बनेगी, ये वस्तुएं बनाएंगी। और वस्तुओं को कौन खरीदेगा, घर परिवार खरीद लेंगे, घर परिवार को बेच देगी। और बेचने के बाद जो बिक्री प्राप्त होगी वो क्या होगी, फर्म की आय हो जाएगी, जिसको फैक्टर पेमेंट या भुगतान भी कहते हैं। तो ये फ्लो हमने ऊपर पढ़ा था कि वास्तविक प्रभाव और मुद्रा प्रभाव। तो इसमें भी वास्तविक प्रभाव और मुद्रा प्रभाव हैं। 2 प्रकार का फ्लो हो गया, एक हो गया वास्तविक और दूसरा हो गया मुद्रा प्रभाव। तो वास्तविक प्रभाव में क्या होता है, वास्तविक प्रभाव है हमारा जिसके अंदर सबसे पहले घर परिवार और फर्म ने क्या दी, सेवाएं दी और सेवाएं के बदले उन्हें वस्तुएं मिली। तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी, वास्तविक प्रभाव हो गया। मुद्रा प्रभाव क्या हो गया, जब उन्होंने सेवाएं दी, काम करने के लिए गए, जब काम करने के लिए गए तो बदले में क्या मिला, उनको आय मिली। तो आय क्या होगी उनकी, मुद्रा प्रभाव हो गया। काम क्या हो उनका, वास्तविक प्रभाव हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, फर्म ने क्या बनाई, वस्तुएं बनाई। जो वस्तुएं हैं वो वास्तविक प्रभाव है, लेकिन वस्तुएं बनाने के ऊपर जब लोग खर्च कर रहे हैं तो खर्च क्या हो गया उनका, मुद्रा प्रभाव हो गया। वस्तुएं खरीदने के ऊपर जो खर्च हो गया। तो आपको वास्तविक प्रभाव और मुद्रा प्रभाव समझ आ गया है। अगर कोई टॉपिक इसमें से ना समझा है तो कमेंट कर देना प्लीज़। तो आगे बता रहे हैं हमें सार कि हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल पढ़ा जिसके अंदर क्या थे, जा तो घर परिवार और जा फर्में, घर परिवार या फर्में। ठीक है, और उसके अंदर घर परिवार अपने सेवाएं दे रहा है, सेवाएं के बदले आय मिलेगी, आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर देंगे। इसी तरीके से ये जो प्रभाव है वास्तविक और मुद्रा का प्रभाव चलता रहता है और आय का एक चक्कर बनता रहता है। तो आय का एक चक्कर बन जाता है कि पहले उत्पादन होगा, फिर आय मिलेगी, आय को वो खर्च कर देंगे। तो इसी तरीके से ये वास्तविक प्रभाव का चक्कर चलता रहता है। तो आगे देख लेते हैं, जैसे इसके डायग्राम में शो किया है हमें। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा परिवार है और ये हमारी फर्में हैं। परिवार को क्या चाहिए, परिवार सबसे पहले काम करने के लिए जाएगा। काम करने के लिए किसके पास जाएगा, फर्म के पास जाएगा। तो फर्म के पास जा रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले घर परिवार फर्म के पास जाएगा काम करने के लिए। तो सबसे पहले परिवार की बात कर लें। परिवार किसके पास जा रहा है, फर्म के पास जा रहा है काम करने के लिए। और काम के लिए वो क्या दे रहा है, अपनी साधन सेवाएं दे रहा है। जा तो परिवार इसको भूमि देगा,
जहाँ लेबर के रूप में काम करेगा, जहाँ उसको पैसे उधार दे रहा है, जहाँ उद्यमिता का काम कर रहा है। तो ये सारा प्रभाव क्या हो गया हमारा, वास्तविक प्रभाव हो गया है। तो ये इसके पास जाएगा काम करने के लिए। अब उसके बाद क्या है, काम करने जाएगा तो काम के बदले इसको क्या मिलेगा, इसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर भूमि दी है तो इसको लगान मिल जाएगा, अगर श्रम है तो मजदूरी मिल जाएगी, अगर पूंजी दी है तो ब्याज मिल जाएगा, अगर उद्यमिता है तो लाभ मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये सेवाएं देगा तो बदले में इसको पेमेंट मिल जाएगी, भुगतान मिल जाएगा। तो भुगतान किस तरफ आएगा, व्यवसायिक से फर्म की ओर आएगा, और सेवाएं क्या आ जाएंगी, परिवार से फर्म की ओर आएंगी। अब इसने क्या किया, अब ये क्या करेगा, जब सेवाएं दी हैं तो ये वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, वस्तुएं बनाएगा तो वस्तुओं को ये क्या कर लेगा, खरीद लेगा। खरीदने के लिए इसको क्या, वस्तुएं इस तरफ चली जाएंगी फर्म के पास, और जो वस्तुओं पर खर्च होगा वो किसको मिल जाएगा, फर्म को मिल जाएगा। परिवार का खर्च फर्म की क्या होती है, आय होती है। तो इसी तरीके से एक तरफा ये हमारा दोनों क्या हो गए, वास्तविक प्रभाव हो गए। इसने सेवाएं दी, इसने वस्तुएं दी, लेकिन सेवाओं के बदले जो इनकम मिली, इनको आय मिली, और वस्तुओं खरीदने पर जो खर्च किया वो दोनों क्या हो गए, हमारे मुद्रा प्रभाव हो गए, और वस्तुएं और सेवाएं क्या होगी, हमारी वास्तविक प्रभाव हो गया। तो ये था हमारा दो क्षेत्रीय प्रभाव, जिसके अंदर हमने सिर्फ दो ही क्षेत्र लिए थे। एक लिया था परिवार और दूसरा लिया था हमने व्यवसायिक फर्म। अब हम बात करते हैं चक्रीय प्रभाव के 3 क्षेत्रीय मॉडल की, 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है घर परिवार, फर्म और सरकार। ये तीनों क्षेत्र आय, वस्तुओं और सेवाएं और भुगतान का जय प्रभाव दिखाया जाता है। तो 3 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, और तीसरा क्या है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड। तो 3 क्षेत्र कौन से हो गए हमारे, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। कि पहले तो हमने 2 क्षेत्र में तो सिर्फ 2 ही लिए थे, एक लिया था हाउस होल्ड, दूसरा लिया था फर्म, लेकिन 3 क्षेत्रीय में हम इस सरकार को भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो चलो देखते हैं इसके क्या लिखा है आगे, कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल क्षेत्रों में सबसे पहले आता है हमारा घर परिवार। तो घर परिवार हमने पहले ही बता दिया कि श्रम, पूंजी और उद्यमिया प्रदान करती हैं, और इसके बदले इनको आय मिलती है, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। सरकार क्या देती है, सरकार को ये टैक्स देती हैं, ठीक है, कर देती हैं, और फर्में और सरकार से वस्तुओं को खरीदते हैं। तो देखो ये दोनों चीज़ें तो ये फर्म के साथ थी। ठीक है, सरकार को ये भेज रही हैं टैक्स, यानी कि सरकार को टैक्स देंगे, फर्में या सरकार से वस्तुओं और सेवाएं खरीदती हैं। अब सरकार भी जो चीज़ें बनाती है वो भी उद्यमिता क्या है, उसका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे बता रहे हैं फर्म। तो फर्म में क्या आ जाएगा हमारा, कि फर्में होती हैं वो घर परिवार वस्तुएं और सेवाएं बनाती हैं, और वस्तुएं और सेवाएं बनाने के ऊपर जब लोग खर्च करते हैं तो उनको आय मिल जाती है फर्म को। और ये भी जो फर्में होती हैं ये भी सरकार को कर देती हैं, कॉपरेटिव टैक्स देती हैं, और सरकार से सब्सिडी भी लेती हैं जब ये अपना काम शुरू करती हैं। तो इस तरीके से जब सब्सिडी देंगी तो पैसा फर्मों के पास चला जाएगा, सरकार को टैक्स देगी तो पैसा सरकार के पास चला जाएगा फर्म से। अब तीसरा क्षेत्र आता है हमारा सरकारी क्षेत्र। अब सरकार क्या काम करती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, फर्मों से कर लेके। सरकार सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि पर भी खर्च करती है, ज़रूरत पड़ने पर सब्सिडी भी प्रदान करती है, और अपने खर्चों को कम या ज़्यादा करके संतुलन भी बनाती है। तो सरकार की इनकम कहाँ से आएगी, टैक्स खरीदेगी, खर्च कहाँ पे करेगी, या तो स्कूल हॉस्पिटल बनाएगी उसके ऊपर खर्च करेगी, जहाँ खर्च कैसे होगा, लोगों को सब्सिडी देती है। तो ये सारा जो चक्र है आय और व्यय का सरकार का चलता रहता है, और इसमें सरकार क्या बना के रखती है, संतुलन बना के रखती है। तो आगे चलो डायग्राम में देखते हैं तीनों। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सरकार की, कि सरकार है, परिवार क्षेत्र है, उत्पादक फर्में हैं, और एक मुद्रा बाजार है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं
कि हमारा परिवार है जो वो उसको आय और व्यय का उसका ब्यौरा देख लेते हैं। सबसे पहले परिवार जा रहा है फर्म के पास काम करने के लिए, भाई मुझे काम दे दो। उसने काम दे दिया, ठीक है, उसने काम दे दिया। उसने सबसे पहले क्या दिया इसको, ज़मीन दी अपनी, ज़मीन के बदले इसको लगान मिल जाएगा। उसके बाद उसको क्या मिला है, मजदूरी। उसके बाद क्या मिलेगा, ब्याज। और उसके बाद क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसके पास काम करने के लिए जाएगा और काम के बदले इसको क्या मिल जाएगा, इसको भुगतान मिल जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि सरकार को क्या देता है ये, सरकार को ये टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है और टैक्स के बदले क्या है, इसको सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन बोल देते हैं। तो जब ये पेंशन मिलेगी तो पैसा परिवार के पास आएगा। जब ये सरकार को कर दे रहा है तो कर्ज के बाद परिवार से पैसा किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। अब बात करते हैं हम उत्पादक क्षेत्र की। अब उत्पादक क्षेत्र क्या है, वस्तुएं बनाएगा, ठीक है। तो वस्तुएं बनाने के लिए सेवाएं इसको दी और सेवाओं के बदले क्या करेगा, इसको व्यय करेगा, इसको खर्च कर देगा। तो सरकार इनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो पैसा परिवार के पास चला जाएगा। तो अब देखो ये उसके बाद आता है कि फर्में सरकार के साथ कैसे लेन देन करती हैं। सरकार को ये भी टैक्स देती हैं, ठीक है, और टैक्स देती हैं सरकार से ये कुछ वस्तुएं भी खरीदती हैं। जैसे सरकार ने स्कूल बना दिया तो अपने बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो खर्च हो गया ये भी उनका। सरकार इसको सब्सिडी देती है, जब कोई भी नई कंपनी शुरू करनी है तो सरकार से सब्सिडी लेके वो पैसा उधार लेके भी क्या कर सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो पैसा किसके पास चला जाएगा, सरकार से उत्पादक फर्मों के पास आ जाएगा। अब तीसरा हमें लिख रखा है मुद्रा बाजार। तो ये मुद्रा बाजार क्या होता है कि जब किसी को अपनी बचत करनी है, जब पैसा उधार लेना है तो मुद्रा बाजार से लेता है, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उससे लेता है। तो अब देखो तीनों क्या करते हैं, अगर तीनों बचत करेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा, मुद्रा बाजार में चला जाएगा। लेकिन अगर पैसा उधार ले रहे हैं तो वापस किसके पास आ जाएगा, इनके पास चला जाएगा। तो मुद्रा बाजार का काम क्या है, या तो पैसे को उधार देना या पैसे को उधार देना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तीनों ही सेक्टर बचत भी करते हैं और उधार भी लेते हैं। तो आपको तीनों क्षेत्र समझ आ गए होंगे कि तीनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। परिवार को भी टैक्स देना पड़ता है, फर्म को भी टैक्स देना पड़ता है और सरकार इसके बदले या तो इनको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन देती है और इनको क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो इसी तरीके से जो आदान प्रदान इनका चलता रहता है। तो ये तो हमारे थे 3 क्षेत्र। आगे आएगा हमारा 4 क्षेत्रीय प्रभाव, जिसके अंदर हम एक चीज़ और शामिल कर लेंगे, हमारा बाहरी क्षेत्र। तो 3 क्षेत्रीय प्रभाव आ गया, जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने वास्तविक प्रभाव और मुद्रा प्रभाव को देख लेते हैं। फर्म की जो साधन थे वो उनका वास्तविक प्रभाव हो गया, वस्तुएं वास्तविक प्रभाव हो गया, ठीक है। सरकार ने जो सुरक्षा, शिक्षा, हॉस्पिटल बनाए हैं वो उनका वास्तविक प्रभाव हो गया है। तो उसके अंदर मुद्रा प्रभाव क्या था हमारा, अब सरकार परिवार को जो आय मिली, फर्मों को जो खर्च करने पे वस्तुएं दी थी उसके बदले लोगों ने खर्च किया तो वो क्या हो गया, उनका मुद्रा प्रभाव हो गया। सरकार को जो कर दे रहे हैं वो भी मुद्रा प्रभाव है, ठीक है। सरकार से जो सेवाएं ले रहे हैं वो भी हमारा मुद्रा प्रभाव है। सेवाओं के बदले हम क्या दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा मुद्रा प्रभाव हो गया। अब 3 क्षेत्रीय मॉडल का संतुलन इसमें दिया हुआ है कि कैसे होता है। इसके अंदर हमारा हाउस होल्ड है वो क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, उपभोग कर रहा है। प्लस में दूसरा क्या है, निवेश जो फर्में कर रही हैं। प्लस में सरकार का खर्च आ जाएगा, इसमें सरकार की व्यय आ जाएगा, ठीक है। जो सरकार खर्च कर रही है, जो फर्में खर्च कर रही हैं और जो परिवार खर्च कर रहा है, तो तीनों को मिला के क्या बन जाता है, हमारा 3 क्षेत्रीय मॉडल बन जाता है। तो ये किसके बराबर होता है, ये सारी क्या होगी, इनकम के बराबर होता है, आय के बराबर होता है। तो आय को किसके बराबर किया है,
कि जो परिवार ने खर्च किया और जो फर्मों ने निवेश किया और जो सरकार ने खर्च किया, तीनों किसके बराबर होंगे? आय के बराबर होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब है हमारा चक्रीय प्रभाव का 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में क्या आता है कि सब परिवार तो है ही, उसके बाद फर्में, उसके बाद सरकार, सरकार के बाद एक चौथा क्षेत्र है जो हमने शामिल किया है, वो है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो चौथा क्षेत्र आ जाएगा रेस्ट ऑफ द फर्स्ट सेक्टर। तो हमारे 4 परिवार हो गए इसमें। कौन कौन से 4 क्षेत्र लेके चलते हैं? हाउस होल्ड, फर्म, सरकार और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हाउस होल्ड देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो घर परिवार होता है वो सेवाएं देगा, सेवाएं के बदले आय मिलेगी और सरकार को टैक्स देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा हाउस होल्ड या परिवार क्षेत्र हो गया। दूसरा आता है हमारा फर्म। फर्म के अंदर क्या है? फर्में क्या देती हैं? अपनी वस्तुएं बनाती हैं, वस्तुओं के बदले उनको क्या मिलती है? आय मिलती है, सरकार को टैक्स देती है, ठीक है, और निर्यात करती है, अपनी वस्तुएं बाहर भेजती है, बाहर से आयात भी करती है और निर्यात भी करती है। अगर बाहर से हम बाहर की तरफ वस्तुएं भेज रहे हैं तो निर्यात हो गया आपका, लेकिन अगर बाहर से वस्तुएं खरीद रहे हैं तो क्या हो गया? अपना आयात हो गया। तो आयात करेगी तो फर्मों का पैसा बाहर चला जाएगा, अगर निर्यात करेगी तो पैसा उनके पास आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्म सेक्टर। दूसरा है आगे, तीसरा सेक्टर है हमारा सरकारी क्षेत्र। सरकार क्या करती है? पैसा आएगा, कर के पास कर वसूलती है, कर के बदले सेवाएं देती है, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, लोगों को सब्सिडी भी देती है। तो ये क्या हो गया? सरकारी खर्च हो गए। अब चौथा क्षेत्र आता है हमारा परिवार क्षेत्र के सरकार क्षेत्र के बाद हमारा बाहरी क्षेत्र। तो बाहर के हम जा तो निर्यात करते हैं या फिर आयात करते हैं। निर्यात की वजह से आय हमें मिलेगी, आयात की वजह से पैसा बाहर चला जाएगा। तो यह है किस पर निर्भर करता है? विदेशी निवेश पर निर्भर करता है। अब देखो 4 क्षेत्रीय में क्या है? सबसे पहले हम 4 क्षेत्र लिख लेंगे, सरकारी क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। इन सारे क्षेत्रों को सबसे पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इसके अंदर? तो इसके अंदर सबसे पहले करेंगे हम परिवार क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र में क्या बता रहा है ये? परिवार सबसे पहले काम करने के लिए जाएगी फर्म के पास। तो ये हमारा परिवार क्षेत्र है, ये काम करने के लिए आएगा किसके पास? फर्म के पास। तो जा रहा है भाई ये काम करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले काम करने के लिए गया ये परिवार के पास, परिवार के पास काम करने के लिए जाएगा और काम करने जाएगा तो पैसा लेके आएगा। तो पैसा किसके पास चला जाएगा? परिवार के पास चलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिधर ये जा रहा है उसकी तरफ ये एरो का निशान होना चाहिए, तीर का निशान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इसके पास जाएगा काम करने के लिए, काम करने के लिए गया और बदले में इसको क्या मिल जाएगा? इसको भुगतान करेगा, इसको आय मिल जाएगी। अब ये आय को संभाल के तो रखेगा नहीं, आय को क्या करेगा? इसके ऊपर खर्च करेगा, ठीक है। इससे वस्तुएं और सेवाएं इसके पास चली जाएंगी और खर्च होके पैसा इसके पास वापस आ जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं हम ये दोनों तो हो गए भाई, इन दोनों का लेन देन तो आपस में हो गया है। अब हम जाते हैं सरकारी क्षेत्र के पास। अब सरकार के साथ भी इन दोनों का लेन देन है। सरकार क्या करेगी? इससे टैक्स लेती है, टैक्स के बदले इसको स्कूल हॉस्पिटल बना के देगी। ये क्या करती है? ये भी सरकार को कर देती है, कर के बदले सरकार इसको सब्सिडी भी देती है, ठीक है, हस्तांतरण भुगतान करती है। तो ये पैसा वापस से इसके पास चलाता है। इसी तरीके से इन तीनों का लेन देन हो गया। अब आता है हमारा चौथा क्षेत्र। चौथे क्षेत्र में क्या है कि हमारा चौथे क्षेत्र में क्या हो जाएगा? फर्म से पैसा क्या है? अगर तो ये निर्यात कर रही है, ठीक है, अगर सपोज करो इसने निर्यात किया, निर्यात के बदले पैसा इसके पास चला जाएगा, वस्तुएं बाहरी क्षेत्र के पास चली जाएंगी। अब अगर ये आयात कर रही है तो आयात से वस्तुएं फर्म के पास आएंगी और आयात के बाद पैसा किसके पास चला जाएगा? बाहरी क्षेत्र के पास चला जाएगा। उसी तरीके से परिवार के साथ भी इसका लेन देन है। परिवार भी क्या करता है? इससे निर्यात कोई चीज़ बाहर से मंगवाई तो आयात हो गया, ठीक है। तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा? अगर आयात कर रही हैं तो पैसा
बाहरी क्षेत्र के पास चला जाएगा और बदले में इसको क्या मिलेगा, इसको वस्तुएं मिलेगी। तो इसी तरीके से ये जो चक्कर है वो इसी तरीके से चलता रहता है। एक तरफ से हम ले रहे हैं और दूसरी तरफ से हम दे रहे हैं। अगर हमने वस्तुएं खरीद रही हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, अगर हम पैसा सेवाएं दे रहे हैं तो पैसा हमें मिल जाएगा, आय मिल जाएगी। और एक बात की है पूंजी क्षेत्र की। पूंजी क्षेत्र के अंदर क्या है, बचतें करते हैं। अगर फर्म बचत कर रहा है, परिवार बचत कर रहा है, सरकार बचत कर रही है, जहाँ उधार ले रहे हैं, उधार किस लिए रहे हैं, फर्म निवेश करने के लिए उधार लेती है, ठीक है। परिवार भी उधार ले सकता है, लोन वगैरह ले सकता है अगर उसको घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। तो इसी तरीके से ये चक्कर क्या है, लंबा चलता रहता है इनका। अब अगर हमारा 4 क्षेत्रीय मॉडल है तो उसके अंदर वास्तविक प्रभाव क्या होगा, परिवार ने जो सेवाएं दी, ठीक है, फर्म ने जो वस्तुएं बनाई, बाहर जो वस्तुएं भेजी या बाहर से जो वस्तुएं खरीदी, तो ये चारों चीज़ें क्या होगी, हमारी वास्तविक प्रभाव होगी। अब इसके अंदर मुद्रा प्रभाव क्या होगा हमारा, परिवार ने काम किया तो उसको आय मिली, फर्म ने वस्तुएं खरीदी तो उसका जो खर्च है, और सरकार जो खर्च कर रही है, सरकार को जो हम टैक्स दे रहे हैं, विदेश से निर्यात हो रहा है तो आय मिल रही है, आयात कर रहे हैं तो भुगतान कर रहे हैं, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा मुद्रा प्रभाव हो गया है। अब इसके संतुलन की बात कर लेते हैं कि संतुलन कहाँ पे होता है। अब जो हमारी आय है वो किसके बराबर होती है, उपभोग प्लस निवेश जो फर्में कर रही हैं, प्लस जो सरकार खर्च कर रही है, प्लस जो विदेशी क्षेत्र के साथ हमारा लेन देन है। तो इन चारों को मिला के किसके बराबर आएगा, आय के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा संतुलन बिंदु क्या आ गया, हमारा आय के बराबर हो जाएगा भोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात प्लस आयात के बराबर होता है। तो आगे है हमारा सर्कल फ्लो ऑफ इनकम के लीकेज और इंजेक्शन, ठीक है, कि पैसा बाहर जाता है तो लीकेज होगी, अगर पैसा फ्लो के अंदर वापस आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं आगे। लीकेज क्या होती है, रिसाव जिसको हम बोल देते हैं, तो वह सभी वस्तुएं जो आय के चक्रीय प्रभाव को कम करती हैं, जब पैसे का प्रभाव बाहर की ओर ले जाती हैं तो उसको लीकेज या रिसाव बोलते हैं। अब सपोज करो कि अगर पैसा इकॉनमी से बाहर चला जाता है, उस फ्लो से बाहर चला जाता है, तो वो क्या हो गया, हमारी लीकेज होगी। लीकेज उसी तरीके से है जैसे पानी, हमने टैंकी है पानी की और उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं तो पानी क्या हो गया, हमारा जो लीकेज हो गया, रिसाव हो गया। लेकिन अगर टैंकी के अंदर पानी भर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा इंजेक्शन हो गया। उसी तरीके से इकॉनमी में काम करता है हमारा कि लीकेज से अभिप्राय हमारा खर्च से है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और लीकेज बढ़ जाता है तो राष्ट्रीय आय भी कम हो जाती है। तो लीकेज 3 प्रकार के होती हैं हमारे, कौन कौन सी हैं, हमारे 3 प्रकार इसके अंदर लीकेज में। सबसे पहले है लीकेज का 3 प्रकार, बचत, टैक्स और आयात। अब सपोज करो कि अगर हम खर्च नहीं कर रहे, हमने बचत की, तो बचत की तो ये तो फ्लो से बाहर चला गया पैसा, किसके पास चला गया, बैंकिंग क्षेत्र के पास चला गया, बैंक ने हमने पैसा जमा करा दिया तो हम इसको खर्च नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, हमारा हमारा रिसाव हो गया। दूसरा, अगर हमने सरकार को टैक्स दे दिया, सरकार के पास चला गया पैसा तो फ्लो से क्या हो गया, पार हो गया। तीसरा, अगर हमने आयात कर लिया, तो आयात किया तो पैसा हमारा फॉरेन कंट्री में चला गया, विदेश में चला गया, तो इसी तरीके से ये फ़्लो से कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फ़्लो से पैसा बाहर जा रहा है, या तो हमने बचत कर दी है, या फिर हमने क्या किया है, सरकार को टैक्स दे दिया है, या फिर हमने इम्पोर्ट कर लिया है, तो पैसा क्या चला गया, बाहर चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसाव बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या आ जाएगा कि वे सभी चीज़ें जो आय के चक्रीय प्रभाव को बढ़ाती हैं, जो अर्थव्यवस्था में नई आय जोड़ती हैं। अब हमने बात की थी लीकेज से पैसा बाहर जा रहा था, लेकिन वापस कैसे आएगा, अगर उसने जो बचत की तो किसी फर्म ने उधार लेके इसको निवेश कर दिया तो पैसा वापस से इसमें आ जाएगा। सरकार को टैक्स दिया था, पैसा बाहर चला गया था, अब सरकार अगर उस पैसे को खर्च कर देती है, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, तो पैसा वापस भी
फ़्लो के अंदर आ जाएगा। तीसरा था हमने आयात किए थे, आयात के बदले अगर हम निर्यात कर देते हो पैसा हमारी इकॉनमी में वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से ये तीनों में क्या हो जाएगा, हमारा पैसा क्या आ जाएगा, इकॉनमी में वापस आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा इंजेक्शन या प्रभाव बोल देते हैं कि इकॉनमी में हमारा सर्कुलर फ़्लो के अंदर वापस से फ़्लो शुरू हो गया। तो उसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो इसमें हमें क्या दिखाया है कि हम सबसे पहले ये हमारा हाउस होल्ड है, ये फर्म है, ठीक है। अब हाउस होल्ड पैसा बाहर कैसे जाएगा इसके अंदर वो हमें बता रहे हैं। तो अगर सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सेविंग कर रहे हैं, अब घर परिवार सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है, तो पैसा बाहर जा रहा है। अगर टैक्स दे रही है तो बाहर जा रहा है, अगर इंपोर्ट कर रही है तो बाहर जा रहा है। तो इसमें तीनों में क्या है, हमारा फ़्लो में क्या चला गया, बाहर चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसाव बोलेंगे। अब इस पैसे को वापस हमें क्या लेके आना है, इसके अंदर लेके आना है। अब जो बचत कर रहे हैं अगर इसको निवेश कर देंगे तो पैसा वापस आ जाएगा। अगर टैक्स दे रहे हैं तो सरकार खर्च कर देगी तो पैसा वापस आ जाएगा। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर देंगे तो वापस से पैसा फ़्लो के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से पैसा जब बाहर जाएगा तो जब इन तीनों को खर्च करके पैसा वापस हमारे इकॉनमी में वापस आ जाता है, हमारे फ़्लो में, चक्रीय प्रवाह में वापस आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हम आगे आता है हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं चक्रीय प्रभाव को। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है कि चक्रीय प्रभाव बताता है कि हमारा घर परिवार, फर्में, सरकार, विदेश एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। तो इनकी निर्भरता को बताता है ये। पैसे और वस्तुओं का प्रभाव चलता रहता है कि जो हमारी पूरी कार्य प्रणाली है उनका आपस में फ़्लो चलता रहता है, तो उसके बारे में हमें बताता है। आगे आता है हमारा राष्ट्रीय आय का मापन, कि अगर हमें राष्ट्रीय आय को मापना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, चक्रीय प्रभाव को समझना ज़रूरी है। कि जैसे चक्रीय प्रभाव में उत्पादन होता है, उत्पादन से आय बनती है, आय को फिर हम खर्च करते हैं। तो इसी तरीके से जो फ़्लो है, इसी फ़्लो से हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय आय को मापने में हमें मदद मिलती है। उसके बाद है रिसाव और प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताया कि बचत करती हैं या टैक्स देती हैं या इंपोर्ट करते हैं तो हमारा रिसाव हो गया। और उसके बाद प्रभाव क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे समझ आती हैं, चक्रीय प्रभाव से ही समझ आती हैं। आगे है आर्थिक स्थिरता और संतुलन का अध्ययन, कि अगर हमें अर्थव्यवस्था में संतुलन बना के रखना है तो संतुलन कैसे बनेगा वो हमें समझाता है कि कैसे रिसाव को आप इंजेक्शन में, प्रभाव में बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन समझाता है, चक्रीय प्रभाव। अब सरकार की भूमिका को भी समझते हैं हम इसके अंदर। हमें पता चलता है कि सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स के बदले क्या कर रही है, खर्च कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो ये सरकार के कामों को, कार्यप्रणाली को भी समझने में मदद करता है। उसके बाद उछाल और मंदी को समझने में मदद करता है कि तेज़ी आएगी तो खर्च क्या करने चाहिए, हमें कम करने चाहिए। रिसेशन आ रहा है तो खर्च को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आय और उतार चढ़ाव का जो हमारा चक्रीय प्रभाव है उसको समझने में हमारी मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है हमारा, बाहर जा तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, जहाँ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो उसको समझने में भी हमारी मदद करता है। सरकार और केंद्रीय बैंक पर ब्याज और निवेश नीति इसी मॉडल पर सुधारती हैं। तो जो हर सरकार की जो नीतियां हैं और जो केंद्रीय बैंक की नीतियां हैं वो इसी के आधार के ऊपर बनती हैं। तो इसके अंदर हमारा ये हो गया हमारा कारण, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था चक्रीय प्रभाव का, तो आई होप वो समझ आ गया होगा आपका। कोई भी उसके अंदर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।